पहला एग्जाम्पल है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 27.50, 27 रुपए 50 पैसे में खरीद रहा है यानी मेरे लिए ये क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई, एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 28.60, तो ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। हमसे पूछा है गेन का परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट का परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, क्या प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ निकालना रह गया। कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, 27.50, सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, 28.60। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितना दिया गया है, यहां से अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा है 1.1 का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज बोला है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, क्योंकि नहीं बोला तो सीधी सी बात है 1.1 कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज, जो कि है 27.8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.1 27.5 का कितना परसेंट। डेसिमल यहां से रिमूव किया, डेसिमल यहां से रिमूव किया, अब 11 है, 11 से ही काट सकते हैं, 11 से डिवाइड किया 1 टाइम, 11 से डिवाइड किया 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स 25, और 25 के टेबल में 100 कितनी बार में आ जाएगा, 4 बार में, तो 25 1 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 1 इंटू 4 4%, 4% का प्रॉफिट हुआ होगा, 4% का प्रॉफिट हुआ होगा। कोई दिक्कत किसी को? मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन की। अगला एग्जांपल है, इफ एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर रुपीज 490 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 465, कॉस्ट प्राइस भी पता पड़ गई, सेलिंग प्राइस भी पता पड़ गई, लॉस का परसेंटेज पूछा है। सिंपल, बहुत सिंपल, कॉस्ट प्राइस हो गई 490, सेलिंग प्राइस हो गई 465.50, लॉस कितने रुपए का हुआ है, 24.5 का लॉस हुआ है, 24.5 का लॉस हुआ। किससे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 490 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज की वैल्यू ये निकल के आ गई। ये एक डेसिमल प्लेस को यहां से शिफ्ट किया, एक इधर पे 0 आ गया, ये डबल जीरोस और ये डबल जीरोस कैंसिल होगा। 49 7 से ही डिवाइड होगा, तो 49 के टेबल में अगर सीधा सीधा अपन चले, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट नंबर दिख रहे हैं हमको, पॉइंट में नहीं जाना, तो पूरा डिवाइड होगा। 5 आ रहा है यूनिट्स प्लेस पे, 9 के टेबल में 5 बार में आएगा, 4 इंटू 40 इंटू 5 हो जाएगा 200, 9 इंटू 5 हो जाएगा 45, सीधा सीधा 5 बार, 49 1 45, 49 5, तो 5% हमारा आंसर। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल है, फाइंड सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है। कॉस्ट प्राइस देके रखी है और लाभ का प्रतिशत भी देके रखा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दी है इन्होंने हमें 56.25 और गेन का परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज देके रखा हुआ है कितना, 20%। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 56.25, इसका 10% अगर निकालूंगा तो पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, यानी 5.625, और 20% कितना हो जाएगा इसका, दुगना, तो 5 और 5 10.625, 625 का दुगना कितना होता है, 1250। अब 1250 में से एक तो यूनिट डेसिमल से इस साइड आ जाएगा और बाकी 0.250 जो रहेगा वो डेसिमल के उस साइड रहेगा, यानी 10 और 1 11.250, ये आ गया प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस पूछी गई है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, 11 और 56 67.25 और 0.25 तो 67.5 है कहीं ऑप्शन में, ये ऑप्शन। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम ध्यान से देखें, कहीं पर भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। 56.25 इसका 20% निकालना है, जैसे ही हमने इसका 20% निकाला 11.250, अब मुझे दिख रहा है इधर पे भी 0.25 है, इधर पे भी 0.25 है, और इधर पे डेसिमल के बाद ऑप्शन नंबर डी, ए और सी में कोई भी वैल्यू नहीं है, वेयर मेरा जो भी आंसर आने वाला है वो पॉइंट्स में आने वाला है, तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन दिखता है। ये एक अप्रोच भी हम लगा सकते हैं, बट अगेन ऐसे किसी भी अप्रोच को लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए
क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इधर पे 0.25 है, इधर पे भी 0.25 है। अगर मान लो प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हो रहा होता तो 0.25 और 0.25 तो हट जाता और आंसर मेरा होल नंबर में निकल के आ जाता, है ना। सो इसीलिए हमारे पास ना लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के हम ऐसे कोई हरकत कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आगे चले। फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 80.40, लॉस इज इक्वल्स टू 5%। ठीक है, दिया क्या है हमें, कॉस्ट प्राइस दी है, कितनी दी हुई है 80.40, निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अच्छा, दिया क्या है, लॉस का परसेंटेज दिया। अगर हम हमारे डायग्राम पे जाए तो डायग्राम क्या कहता है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो या तो प्रॉफिट का परसेंटेज दे दो या फिर लॉस का परसेंटेज दे दो, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सो इसी लॉजिक को यहां पे अप्लाई करें। कॉस्ट प्राइस है इतना और सेलिंग प्राइस निकालनी है, घाटा कितने का हुआ है 5% का। इस 5% का बेस क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का ही 5% कम मिल रहा है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना है 100%, इस 100% में से 5% कम मिल रहा है, यानी इसका 95% सेलिंग प्राइस के बराबर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो है कि या तो इसका 95% कैलकुलेट कर लो, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप लॉस की वैल्यू निकाल लो और लॉस को इसमें से माइनस कर लो। लॉस कितना है 5%, इसका 5% निकालना बहुत सिंपल है। कैसे, 10% अगर निकालोगे तो पॉइंट को एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करोगे यानी 8.04 आ जाएगा, और 5% 10% का कितना होता है आधा, तो 8 का आधा हो गया 4 और 0.04 का आधा हो गया 0.02। इसको इसमें से माइनस कर लिया, 80 में से 4 गया, कितना बचेगा 76, और 0.40 में से 0.02 गया तो 0.38, सेलिंग प्राइस निकल के आ गई 76.38। दूसरा तरीका लॉस को निकालने का हो सकता था कि हम 5% की ले लेते फ्रैक्शनल वैल्यू। 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/20, 1/20। इसका मतलब कंपेयर कौन हो रहा है, लॉस किससे कंपेयर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से, यानी 20 पार्ट्स डिनोट करेंगे कॉस्ट प्राइस को, 1 पार्ट डिनोट करेगा लॉस को। तो 20 पार्ट में से एक पार्ट गया, यानी बचे कितने 19 पार्ट्स, ये किसको डिनोट करेंगे सेलिंग प्राइस को। 20 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है 80.40, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 80 डिवाइडेड बाय 20, 80 डिवाइडेड बाय 20 इज 4, और 0.40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 0.02। 0.2 मत करना प्लीज, 0.2 को 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 0.4 नहीं आएगा, 0.02। तो 4.02 ये एक पार्ट की वैल्यू हो गई। 20 पार्ट की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी है 80.40। अब या तो 19 पार्ट, 19 को मल्टीप्लाई कर लो, और नहीं करना 19 को मल्टीप्लाई करना सिंपल है, 19 4 76 और 0.02 से मल्टीप्लाई किया तो 0.38, 76.38 अगेन आंसर आ। या तो 19 से मल्टीप्लाई कर लो, या 20 में से 1 को माइनस करना था तो 80.40 में से 4.02 माइनस करके भी 76.38 निकाला जा सकता। बट एक चीज जो सीखना है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस आएगी, दैट इज कि कभी भी इसका बैठ कर के 95% कैलकुलेट करना समझदारी नहीं है। आप 80.40 का बैठ करके 95% निकाल रहे हो, ये समझदारी नहीं। ऑल्दो कई बार नंबर्स इतने सिंपल होंगे कि वहां पे 95% कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होगा, तो वहां पे हम वो करेंगे। सो दैट विल डिपेंड ओनली अपॉन हमने कितनी प्रैक्टिस करी हुई। करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एग्जांपल है, फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹40.60, गेन दिया है 16% का। अब कॉस्ट प्राइस निकालनी है, दिया क्या है सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। अगर मैं डायग्राम में फिर से देखूं तो सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, क्या कॉस्ट प्राइस निकलेगा, निकलेगा भाई, बिल्कुल निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, कैसे निकालें, आइए काम करते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 40.60, और प्रॉफिट का परसेंटेज बताया हुआ है। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है 16%।
हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस जो भी रही होगी अपने आप में 100% रही होगी। मुझे वैल्यू नहीं पता लेकिन 100% पता होगा, 100% तो पता है कि रही होगी। 100% में 16% और मिला तो टोटल कितना हो गया 116%। किस चीज का 116%? कॉस्ट प्राइस का 116%। ये क्या होगी? हमारी सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस कितनी है? 40.60। तो यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 40.60 डिवाइडेड बाय 116, और ये परसेंटेज इधर पे परसेंटेज है, अपॉन में जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 100। अब ये डबल जीरोस और ये डेसिमल प्लेस कैंसिल हो गया। 4060 है, 4060 4 से कैंसिल आउट अगर हम करते हैं तो 25 एंड 4, 25 एंड 4 इज 29। 4 से कैंसिल आउट किया 1015, 1015 29। अब 29 की टेबल में 3 टाइम्स में क्या आएगा? 87। 87 रिमाइंडर कितना बचा? 14। 145 29 के टेबल में कितनी बार में आ जाएगा? 5 टाइम्स में। तो 29 से 1015 पूरा कैंसिल आउट हुआ कितनी बार में? 35 टाइम्स में। कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई? 35। कितने लोगों को ये कैलकुलेशन अच्छी लगी? मुझे तो नहीं लगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल नहीं लगी। भले 29 का टेबल भी हम पढ़ पा रहे थे लेकिन उसके बाद भी मुझे ये कैलकुलेशन करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो कोई ना कोई एक इसका ऑल्टरनेट तरीका भी देखें। ठीक है, ऑल्टरनेट तरीका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस पता नहीं है हमें, सेलिंग प्राइस हमें पता है कितनी है? 40.60। अब 16% का प्रॉफिट हुआ है, 16% का प्रॉफिट हुआ है। 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 4/25। यार सर ये तो आपने सिखाई नहीं थी। हाँ भैया नहीं सिखाई थी, लेकिन मैंने 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू सिखाई थी। 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/25। 1/25 होती है, और 16 4 के टेबल में कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो 1/25 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/25 आ गया। दिस विल कम अगेन विद प्रैक्टिस। तो 4/25, क्योंकि ये गेन परसेंट है तो न्यूमिनेटर में जो भी वैल्यू है वो कंपेयर हो रही वैल्यू है, यानी कि प्रॉफिट है, और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू है जिससे कंपेयर किया गया, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है। तो 25 पार्ट्स जो हैं वो कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेंगे। प्रॉफिट कितने का हो गया? 4 पार्ट्स का। तो सेलिंग प्राइस कितने की हो गई? 29 पार्ट्स की। 29 पार्ट्स की वैल्यू कितनी? 40.60। यहां से अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू निकालूं तो एक पार्ट की वैल्यू 29 के टेबल में 1 टाइम में कितना आएगा? 29। रिमाइंडर कितना? 11 और इधर पे 6, 116 29 के टेबल में आता है। कितनी बार में आता है? 4 बार में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट है तो 0.40। एक पार्ट की वैल्यू 1.40। 25 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? 25 इंटू 1 इज 25, 25 इंटू 0.4 इज 10, 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा? तो 25 पार्ट्स की वैल्यू 35 ये निकल के आ जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई? 30। ठीक। अच्छा, अभी हमने 2 एग्जांपल्स देखे। एक जगह ना एक 11 का फिगर आ रहा था, यहां पे 11 का फिगर आ रहा था, और एक जगह अभी एक 25 का मल्टीप्लीकेशन। सो एक 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 25 का मल्टीप्लीकेशन की स्ट्रैटेजी, ये 2 चीजें मैं आपको बताता हूं क्या होता है। कोई भी नंबर ले लो, 1 7 6 5 4 3 2, ये इतना बड़ा नंबर है। अगर कोई मुझसे कहे कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये निकालना है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है कि इधर पे ऑड और इवन कर लो। पहला नंबर है ऑड, सेकंड नंबर है इवन, फिर तीसरा नंबर है ऑड, फिर चौथा है इवन, फिर पांचवा है ऑड, फिर छठा है इवन, फिर सातवां है ऑड। जितने ऑड डिजिट्स हैं सबको आपस में प्लस कर लो। 1 + 6 7, + 4 11, + 2 13। 11 + 2 13, ये आ गया सारे ऑड नंबर्स का सम। और अगर इवन नंबर्स का सम करें तो 7 + 5 12, + 3 15। अब इन दोनों का आपस में ले लो डिफरेंस।
अगर ये डिफरेंस जीरो आ जाता है, अगर ये डिफरेंस जीरो आ जाता है तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस 11 आ जाता है तो भी नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 22 आ जाता है तो भी हो जाएगा, या फिर 11 का कोई और मल्टीपल, कुछ भी ऐसा डिफरेंस आता है तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ भी ये डिफरेंस आता है तो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो। ये 11 का सिंपल डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो 1765432 क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर वहीं पे हम देखें 1432 ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर ये बोला जाए तो चेक कर लेते। 1 + 3 4 + 2 6 और इधर 4 + 2 6, 6 और 6 आपस में 0 आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। करके देखना है, करके देख लो। 11 से काटा 1 टाइम में 11, 14 कटा, बचा कितना 3, 3 3 33, 11 के टेबल में आ जाएगा 3 टाइम्स में। नीचे क्या आया 2 तो एक आ जाएगा 0, फिर से नीचे क्या आया 2 2 2 22, कितनी बार में आ जाएगा? 2 बार में। 11 के टेबल में 1302 बार में 14322 आ जाएगा। और एग्जाम्पल्स ट्राई करने कर लो भैया। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है? देख लेते हैं। 1 + 3 4 + 5 9 + 3 12 + 1 13, 2 + 4 6 + 4 10 + 2 12, 13 और 12 डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है, नंबर डिविजिबल नहीं है। और यहीं पे अगर मैं नंबर थोड़ा सा चेंज कर दूं 1 2 3 4 4 3 2 1 और अब कहूं कि क्या ये डिविजिबल है, तो भैया 1 + 3 4 + 4 8 + 2 10 एंड 1 + 3 4 + 4 + 2 8 + 2 10, 10 - 10 = 0। हाँ भैया ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक, सो 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट हमने सीख लिया कि जितने भी डिजिट्स हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सारे ऑड डिजिट्स का सम लेना है, सारे इवन डिजिट ऑड हो नहीं, उसकी पोजीशनिंग, ऑड पोजीशन वाले नंबर्स और इवन पोजीशन वाले नंबर्स, इनको इंडिविजुअली प्लस कर लो और इनका डिफरेंस ले लो। अगर वो डिफरेंस 0 है तो नंबर डिविजिबल है 11 से। 0 नहीं होकर के 11 का कोई मल्टीपल है 11 22 33 44 55 एंड सो ऑन, तो भी 11 से डिविजिबल है। और अगर ऐसा छोड़ के कुछ भी और नंबर आ रहा है तो 11 से डिविजिबल नहीं है। ये तो हो गया एक 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट। अगर मैं 11 की मल्टीप्लिकेशन के टेस्ट की बात करूं तो 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए अगर कोई टेक्निक या ट्रिक की बात करूं तो क्या ट्रिक टेक्निक हो सकती है? किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, लेट सपोज 5 7 8 6 4, इतना बड़ा नंबर है, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए सिंपल तरीका एक हो सकता है, इस पूरे नंबर के बाद में एक 0 लगाओ, इस पूरे नंबर के पहले एक 0 लगाओ और राइट हैंड से दो दो डिजिट के पेयर बना लो, 4 और 0, इनको प्लस करो। 4 और 0 सम कितना आ रहा है? 4। 6 और 4, 6 और 4 सम कितना? 10। 10 में यूनिट्स प्लेस पे 0 और कैरी का 1, कैरी का 1। 8 और 6, 8 और 6 14 और 1 15, तो यूनिट्स प्लेस पे 5 और कैरी का 1। 7 और 8 15, 15 और 1 16, 6 कैरी का 1। 5 और 7 12 और 1 जो कैरी का था 13 3 और कैरी का 1। 5 और 0 5 और कैरी का जो 1 था 6। ये इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करके आएगा। इस नंबर को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आएगा। यहां पे नंबर ये था, प्लीज ये जीरोस को नंबर में मत काउंट कर लेना, ये 4 है ना, 0 हमने अलग से लगाया है। 11 को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है 2 4 5 3, अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, एक 0 इधर लगाया, एक 0 इधर लगाया, 3 और 0 3, 5 और 3 8, 4 और 5 9, 4 और 2 6, 2 और 0 2, ये आंसर। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है।
अगर बड़े डिजिट्स हैं तो कैरी जाता जाएगा, कैरी को अपन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। छोटे डिजिट्स हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। लाइकवाइज 25 भी एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि 25 ना हर 4 बार में रिपीट हो रहा होता है। 25 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो 25 आएगा। 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो 50 आ जाएगा। 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो 75 आ जाएगा। और 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 से तो 100 आ जाएगा। और इसके बाद रिपीट होता चला जाएगा, इसके बाद रिपीट होता चला जाएगा, बस हंड्रेड्स की प्लेस पे एक डिजिट बढ़ा रहेगा। कैसे? देखो 25 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, सबसे ऊपर क्या था 25 था तो 25 आ जाएगा, लेकिन एक हंड्रेड्स की प्लेस आ गई है तो 125। 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया अगर 6 से तो सेकंड पे क्या 50 है तो 50 आएगा, लेकिन एक हंड्रेड्स की प्लेस आ गई तो 150 होगी। 25 को मल्टीप्लाई किया अगर मैंने 7 से तो अगेन 75 आएगा, लेकिन एक हंड्रेड्स प्लेस पे 1 और आ जाएगा। 25 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से तो अगेन 100 आएगा, लेकिन एक 100 पहले का था तो 100 और 100 कितना हो जाता है 200। अब फिर वो रिपीट होता हुआ चलेगा, बस यहां पे 100 प्लेस पे क्या चलेगा 2 2 2 2 2 2 चलेगा। उसके बाद 3 3 3 3, उसके बाद 4 4 4 4 एंड सो ऑन। यानी उसकी टेंस प्लेस और उसकी यूनिट्स प्लेस हमेशा 25 50 75 और 00 यही रहने वाले। सो ऐसे केसेस में कभी भी किसी बड़े नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे? अगर मान लीजिए 347 ये कोई नंबर है और आपसे बोल दिया जाए कि इसको मल्टीप्लाई करो 25 से, ठीक? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ना 4 का मल्टीपल देखूंगा। 4 का मल्टीपल 32 तो मुझे पता है 4 का टेबल में आता है। 32 के बाद इधर बच कितना रहा है 20 और इधर पे 7, 27 नहीं 24 आता है अगेन। तो इधर पे 344 ये पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल है, और 347 में से 344 चला गया तो बचेगा कितना 3, ये 3 और बच गया। अब इस पूरे नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा 32 आ जाता है 8 टाइम्स में, 2 रिमाइंडर बचा 24 आ जाएगा 6 टाइम्स में। तो 86 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 344 हो जाता है, और प्लस में ये 3 तो आपका चल ही रहा है। इस पूरे नंबर में आपने मल्टीप्लाई करना है क्या 25 को। अब मुझे पता है 25 भाई साहब 4 बार में 100 दे देंगे, 4 बार में 100 दे देंगे, और अगली बार और 4 आ गए तो एक और 100 दे देंगे। तो ऐसे जो 4 है ये कितनी बार आ रहा है 86 टाइम्स, तो यहां पे 86 बार 100 दे देगा, यानी 8600 तो ये दे देगा। और 25 जब 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 25 दिया कितना होता है 75 होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 8675, ये इसका रिजल्ट। अब आप कहोगे सर इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा? भाई साहब ये इतनी कैलकुलेशन नहीं है, अब मैं इसको फटाफट ओरली करके दिखाता हूं। लेट सपोज कोई नंबर है 497, तो मुझे पता है 400 तो सीधा सीधा हो गया, 8 भी हो गया, इधर पे 1 है और 16 तक है, ठीक है। तो 496 ये 4 से 124, 124 00 की जगह इधर रिमाइंडर बच रहा है 1 25, ये आ गया आपका आंसर 25 से मल्टीप्लाई। कैसे आया फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 497 था, इसको मैं रीराइट कर सकता हूं 496 प्लस 1। 496 क्यों? क्योंकि एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 4 से परफेक्टली डिविजिबल हो। तो हर 3 डिजिट छोड़ के एक नंबर होता है जो 4 से डिविजिबल हो। कितना भी बड़ा नंबर हो, इसमें से 1 2 या 3 माइनस करोगे ये 4 से डिविजिबल होगा, या तो यही का यही नंबर भी 4 से डिविजिबल हो सकता है। या तो आप इसमें से 1 अलग कर लो, या 2 अलग कर लो, या 3 अलग कर लो, वो आपको चेक करना होगा कि 4 से डिविजिबल बनाना है तो क्या अलग करना है। तो जैसे ही 1 अलग किया 496 ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये 4 के पहाड़े में 496 कितनी बार में आ जाएगा 1 बार में 4 आ जाएगा, 2 टाइम्स में 8 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचता है 1 1 और 6 16 कितनी बार में आ जाता है 4 बार में। तो 124 बार तो 100 बन रहा है, 124 बार तो 4 4 4 4 के पेयर बन रहे हैं, यानी 25 इंटू 4 100 हो जाएगा। तो 124 और ये 00, 124 100 तो ये बन रहा है,
और 25 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 12400 प्लस 25 यानी 12425 आ रहा है समझ में। तो 25 से मल्टीप्लाई करना इतना सिंपल है, इसी तरीके से 25 से डिवाइड करना भी बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर को अगर 25 से डिवाइड करना हो, किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए आ रहा है, लेट सपोज कोई नंबर है 5 7 3 4। अच्छा 25 में एक चीज ध्यान रखते हैं कि 25 से कोई भी वही नंबर डिविजिबल होगा जो कि लास्ट में या तो 25 हो, या तो 50 हो, या 75 हो, या फिर डबल जीरोस हो। इसके अलावा कुछ भी होगा तो आंसर डेसिमल्स में आएगा। सो अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा नंबर लेके चलते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो। सो लास्ट में अपन ले लेते हैं 25। इतना बड़ा नंबर है, इसको अगर अपन को 25 से डिवाइड करें, ठीक है। सो एनी डे डिवीजन इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम लगने वाला है। बट क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, 25 हर 4 बार में एक 100 दे देगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, जाहिर सी बात है। एंड जैसे ही आप ये करते हो, ये नीचे आ जाएगा 100 को जैसे ही कैंसिल करोगे, डेसिमल को पुट कर दोगे आप यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इस पूरे नंबर का 4 गुना करना है। तो इतने बड़े नंबर का 4 गुना करने के लिए ना तरीका है, डेसिमल लिया हमने यहाँ पे, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 5000 का 4 गुना 20000, 20। 7000 का 4 गुना कितना होता है, 2800, तो 2000 ये ले लिया, 800। 30 का 4 गुना होता है 120, तो 120 का 100 और इधर 800 का 8, तो हो जाएगा 920। 4 का 4 गुना हो गया 16, तो 20 और 16 36। 36 में 6 लिख रहा हूं, लेकिन 25 को जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आता है, लेकिन ये क्योंकि पॉइंट के बाद है तो सिर्फ 1 आएगा, तो 36 की जगह कितना आ जाएगा, 37। तो आंसर कितना आ गया, 22937। लाइकवाइज एक और एग्जाम्पल लें, लेट सपोज 74285 इतना बड़ा नंबर है, इसको हमें 25 से मान लीजिए डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं करना है, इधर पे पॉइंट पुट कर दो, इधर पे 4 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा का पूरा हो गया कैंसिल आउट, और इस पूरे नंबर को हमें सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। तो 7000 का 4 गुना हो जाता है कितना, 28000। 400 का 4 गुना हो जाता है 1600। 28000 और 1600 हो गया 29600, 296। और 20 का 4 गुना करूंगा तो 80 होता है, तो 600 को डिस्टर्ब नहीं करना, 80। 8 का 4 गुना अगर मैं करता हूं तो 8 का 4 गुना होता है कितना, 32। 80 और 32 कितना हो जाता है, 80 और 32 हो जाता है 112, तो 600 की जगह हो जाएगा 712। और 50 का 4 गुना होगा 2, तो 12 की जगह कितना, 14, तो 29714, ये आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखें, चलो 96572। मान लो अब जो नंबर है, ये नंबर जो हमें देके रखा हुआ है, इसमें लास्ट में 25 50 75 या 00 नहीं है। इस नंबर को अगर मान लो हमको डिवाइड करना है 25, ठीक है, इस नंबर को अगर 25 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे। तो अगेन तरीका सिंपल है, तरीका चेंज नहीं होने वाला हमारा। वो क्या है तरीका, कि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 4, यानी नीचे क्या हो गया 100, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, बैलेंस हो गया। अब क्योंकि नीचे 100 है, 100 से कैंसिल आउट किया तो डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होकर के आ जाएंगी ऐसे। तो बेसिकली नंबर क्या बचा, 965.72 का गुणा करना है 4 से, 965। अब इसको मैं मान लू 1000, 1000 का 4 गुना कितना होता है, 4000। 65 100 से कितना कम है, 35। 35 का 4 गुना कितना होता है, 140। तो 4000 में से 140 कम, 4000 में से 100 कम किया 3900, उसमें से 40 कम किया 3860। 3860 तो आ गया इसका प्रोडक्ट जब 4 से किया। और 72 का 4 गुना 3860, जस्ट फॉर द वंस जो ओरली इतना ज्यादा नहीं करते। अब 72 का 4 गुना करना है, 72 का 2 गुना कितना होता है, 144, उसका 2 गुना कितना, 288। 288 लेकिन पॉइंट लगाया 2 प्लेसेस के बाद, तो 2.88। तो 60 की जगह क्या आने वाला है, 62 पॉइंट के बाद 88, ये आ गया आंसर, 3862.88। ठीक,
सो जैसे हमने देखा 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कितना सिंपल होता है, उसी तरीके से 25 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बहुत सिंपल होता है। अब कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सोचें कि सर हम डायरेक्टली टेबल पढ़ के जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो, आपकी इच्छा है। मुझे ये बहुत सूटेबल लगता है और मेरे हिसाब से इससे आप फास्टर कैलकुलेशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एनी डिवीजन से ज्यादा टाइम, डिवीजन में आपको मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा टाइम लगेगा, और मल्टीप्लाई किसी बहुत बड़े नंबर से नहीं करना, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना। सो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज डेफिनेटली सिंपलर एंड फास्टर। चलिए आगे चले। एक और एग्जाम्पल है, फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹51.70 और लॉस हुआ है कितने का? 12%। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे पूछिए कॉस्ट प्राइस, दिया क्या है हमको? सेलिंग प्राइस दी गई है, और लॉस जो दिया है क्या वो वैल्यू में दिया है या परसेंटेज में दिया है? तो लॉस हमने परसेंटेज में दिया है। सो अगेन हमारे डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें या समझना चाहें तो ये डायग्राम के हिसाब से सेलिंग प्राइस हमारे पास है, लॉस हमें परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आ जाते हैं, सीधा कॉस्ट प्राइस निकाल दे। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है? 51.70, और लॉस कितना दिया हुआ है हमें? 12% का घाटा हुआ है। लॉस की वैल्यू दी हुई है 12% का घाटा हुआ है। अब लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट किस पे किया गया होगा? कॉस्ट प्राइस पे कि सेलिंग प्राइस पे? सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि बोला नहीं गया है। सो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, जिसमें से 12% मेरे को घाटा हो गया, बचा कितना? 88%। कॉस्ट प्राइस का 88%, 88% किस चीज का? कॉस्ट प्राइस का। ये बराबर होगा किसके? सेलिंग प्राइस के, जो कि कितनी देके रखी हुई है? 51.70। अब यहां से अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? 51.70 डिवाइडेड बाय 88 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये डेसिमल मूव हुआ, ये डबल जीरोस हो गए कैंसिल। अब मुझे 88 दिख रहा है, 88 में 11 का फिगर दिख रहा है, और अभी मैं 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख के आया हूं। ऑड नंबर्स अगर मैं देखूं, जीरो को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि जीरो तो लास्ट में क्या ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। सो इसलिए 517 देखना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 5 और 7 कितना होता है? 12। 12 में से एक गया, कितना बचा? 11। क्या 11 11 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ही 8 से 11 से डिवाइड किया, नीचे आ गया 8, ऊपर 11 से डिवाइड किया, 4 टाइम्स में आ जाएगा 44। 51 में से 44 माइनस हुआ, बचा 7। 7 और 7 77 कितनी बार में आ जाएगा? 7 बार में। 47 से 517 पूरा कैंसिल हो गया, 41 टाइम्स में 517 पूरा कैंसिल हो गया, और ये जीरो कैंसिल होकर के ऊपर आ जाएगा 470। अब 470 जो है वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, लेकिन 464 8 से जरूर डिवाइड होता है। 400 तो होता ही है, अब उसके बाद 70 के आसपास 64 है जो 8 से डिवाइड होता है। 400 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, और 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। रिमाइंडर कितना बचा? 6। 6 डिवाइडेड बाय 8, 6 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है? 6 by 8 इज 3/4, 3/4 इज 0.75। तो आंसर आ जाएगा 58.75। 58.75 हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। अब जिसको भी लगता है कि यार कैलकुलेशन थोड़ी और सिंप्लीफाई करनी है, तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है तो 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/25। कैसे? हमने याद तो करी नहीं है, लेकिन मुझे पता है 4% हमने याद किया 1/25 होता है, उसका 3 गुना होता है, 4 का 3 गुना, तो 1/25 का भी 3 गुना 3/25 आ गया 12% की वैल्यू। अब ये 12% क्या दर्शा रहा है? लॉस को दर्शा रहा है, यानी न्यूमिनेटर क्या होगा? लॉस होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा जिससे कंपेयर किया गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 25, और लॉस हो गया कितने का? 3 का। तो बेचा, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई होगी? 22। इन 22 पार्ट्स की वैल्यू एग्जाम में या क्वेश्चन में हमको कितनी देके रखी है? 51.70। तो 22 पार्ट्स की वैल्यू 51.70 है। यहां से एक पार्ट की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आएगी? 11 से डिवाइड किया, तो 11 से डिवाइड करेंगे 22 को तो कितना आ जाएगा? 2। 51 को 11 से डिवाइड किया 4, रिमाइंडर कितना है? 7। 7.7 11 से डिवाइड करोगे 0.7 टाइम्स में आ जाएगा। 4.7 को 2 से फर्दर डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाता है 2.35।
2.35। एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2.35 और हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालनी है जो कि कितने पार्ट्स है 25 पार्ट्स। तो 25 पार्ट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे 25 पार्ट्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 2.35। 25 दूनी कितना होता है 50 होता है। अब 25 का मल्टीप्लीकेशन करना है किसमें 35 में करना है। 25 का मल्टीप्लीकेशन किसमें करना है 35 में। अभी अभी हमने देखा था किसी भी नंबर में 25 का मल्टीप्लीकेशन करना है तो उसके नियरेस्ट 4 का मल्टीपल देखो। 35 के नियरेस्ट 4 का मल्टीपल क्या है 32। 32 4 कितनी बार में 32 आता है 8 बार में। तो 8 टाइम्स 25 100 बना देगा तो 800 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 3 इंटू 25 कितना होता है 75। 875 35 और 25 का मल्टीप्लीकेशन होता है। लेकिन क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है 2 डिजिट्स के बाद तो 875 में भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो तो 8.75 आ जाएगा। तो 50 2 इंटू 25 50 और 8.75 यानी 58.75 ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में हमने जो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था वो भी काम में आ गया और 25 के मल्टीप्लीकेशन की जो प्रॉपर्टी सीखी थी वो भी काम में आ गई। सो दोनों ही चीजें इस एग्जाम्पल में आपको काम में आ गई। इसी के साथ आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे।